हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे बेहतरीन पार्ट है एजुकेशन का। तो साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए? आपके सिलेबस में है इसीलिए आप पढ़ रहे हो, ये नहीं। साइकोलॉजी आपको इसीलिए पढ़ना है ताकि आपके अंदर एक बेहतर समझ क्रिएट हो पाए, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन ए प्रॉपर वे। अगर आपको बच्चे को अच्छे से समझना है, अगर आपको लर्निंग को अच्छे से समझना है, अगर आपको एक बेहतर टीचर बनना है तो आपको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टीचर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें साइकोलॉजी जरूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखो, दुनिया में हम किसको हैंडल कर रहे हैं? सभी व्यक्तियों को हैंडल कर रहे हैं, सभी रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं। अगर हम व्यक्तियों को बेटर हैंडल करना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप को बेटर हैंडल करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी जानना बहुत 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 जरूरी है। माइंड का ये इतना गहरे रूप में आपको इंफॉर्मेशन देगा, आइडिया देगा, तभी आप गहराई से इसको जान पाओगे। ओके, तो इसीलिए बच्चों में बार बार कहता हूँ, सिर्फ जानने के लिए नहीं पढ़ो, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे देखो, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे एजुकेशन सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि इसमें जो आयामे है, आप सोचो, बड़े बड़े विचारक ने जो गहरे चिंतन किया है, यहाँ आप पढ़ोगे, जो कि फिलॉसफी है। जो फिलॉसफी गहरे विचार करता है, उसका स्रोत जो है माइंड को आप बेहतर से बेहतर रूप में समझ पाओ, ये साइकोलॉजी देगा। यहाँ पर आप माइंड को जानने की कोशिश करोगे, बच्चे जो व्यवहार दिखा रहे हैं उसके पीछे की इंटेंशन को जानने की कोशिश करोगे, वही साइकोलॉजी है। फिर यहाँ पर आपको समाज के बारे में पता चलेगा कि कैसे हम समाज को एक बेटर आयाम दे सकते हैं, कैसे हम समाज को एक बेटर रूप दे सकते हैं। यहाँ पर आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे। तो ये जो तीन आयाम है ना, ये तीन स्तंभ है एजुकेशन के, यहाँ पर ही आपको मिलेगा। ओके, इसीलिए बच्चों में बार बार कहता हूँ, एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ो, ये वे ऑफ लिविंग है, ये वे ऑफ लिविंग है। तो ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, क्योंकि आप इसी फील्ड में आने वाले हो, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। तो एजुकेशन पढ़ते पढ़ते इतना मजा आने लगे कि आप बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, यहाँ से डूब जाओ। इतना अगर आपको आनंद आ रहा है तो आपको कोई भी जॉब पाने में कोई नहीं रोक सकता। चाहे एसएसबी का डिग्री लेक्चरर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब हो गया, कोई भी जॉब, व्हाट एवर जॉब यू वांट टू अचीव, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी का डेफिनेशन देखेंगे, क्या है साइकोलॉजी, क्यों साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, व्हाट इज साइकोलॉजी। अगर हम साइकोलॉजी को देखेंगे तो साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से आ रहा है। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से आ रहा है, एक साइकी और एक लोगोस। साइकी का मतलब हो गया सोल या फिर ब्रीथ, ओके, और लोगोस का अर्थ हो गया साइंस और स्टडी। ओके, तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल या फिर साइंस ऑफ सोल। ओके, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। जो हमारा अस्तित्व है उसका अध्ययन करना ही वास्तव में साइकोलॉजी है। तो ये जो एंशियंट पीरियड में साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ, पहले वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोच पा रहे थे कि सभी का मूल जो है, सभी का स्रोत जो है, वो है सोल। तो हम सोल को अगर स्टडी करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए वो क्या कर रहे थे, इसीलिए वो साइकोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ सोल या फिर स्टडी ऑफ सोल समझ रहे थे। ओके, तो क्या है हिस्ट्री, क्या है पास्ट साइकोलॉजी का, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जर्मन का एक बहुत ही बड़े विद्वान है इबांगाउस, ये बहुत ही बड़े स्टेटमेंट देते हैं टुवर्ड साइकोलॉजी। ये कहते हैं साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। इसका तो पास्ट बहुत ही लंबा है, एंशिएंट से चला आ रहा है, लेकिन इसका जो हिस्ट्री है ना, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटा है हिस्ट्री। क्योंकि ये सेपरेट सब्जेक्ट बन ही नहीं पा रहा था। ये किसका सब्जेक्ट था? ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट था। फिलॉसफी के अंदर ही इसको एक पार्ट माना जा रहा था, ये फिलॉसफी का एक विषय माना जा रहा था। पहले तो इसको एक सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा था, जिस सिंबल को कहा जाता है पीसी। ओके, ये है वो सिंबल। ओके, इस सिंबल के द्वारा साइकोलॉजी को इंडिकेट किया जाता था। इसका मतलब था सोल। ओके, इवान गाउस जो कह रहे हैं, जो हिस्ट्री के बारे में ये कह रहे हैं, ओके, ये दो टाइप के आएंगे। ओके, दो सेपरेट डिवीजन हो जाएगा साइकोलॉजी का। तो क्या है वो डिवीजन? आप ऐसे कह सकते हो, बिफोर 1870 एंड आफ्टर 1870। ये दो एरा है साइकोलॉजी में।
बिफोर 1870 साइकोलॉजी को एज ए पार्ट माना जाता था किसका, फिलोसॉफी का। लेकिन 1870 में विलियम जेम्स आए, 1870 में विल्हम वुंड आए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजी की ओरिजिन के ऊपर काम किया, साइकोलॉजी के इवोल्यूशन के ऊपर काम किया, साइकोलॉजी को एक सेपरेट दर्जा देने के लिए, सेपरेट आइडेंटिटी देने के लिए काम स्टार्ट हो गया। विलियम जेम्स स्टार्ट किया, विल्हम वुंड स्टार्ट किया, और इसके चलते एक लैब, पहला लैब जहां पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सके, जी साइंटिफिक टूल के हिसाब से एक लैब क्रिएट किया गया 1879। और यहां पर हिस्ट्री क्रिएट हो गया, विल्हेम वुंड वो पहले व्यक्ति बने जो 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में इन्होंने दुनिया का पहला लैब खोल दिया, साइकोलॉजिकल लैब। साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, साइकोलॉजी को साइंटिफिक बेस देने के लिए इन्होंने पहला लैब खोल दिया, और साइकोलॉजी को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट कर लिया। इसीलिए कहा जाता है 1870 से पहले साइकोलॉजी का आइडेंटिटी अलग था, और 1870 के बाद साइकोलॉजी का आइडेंटिटी अलग है। तो 1870 के बाद जो भी रिसर्चेस हुए हैं वो सारा का सारा हमारे पास अभी मालूम है, उसको वो कह रहे हैं हिस्ट्री। और 1870 से पहले जो फिलॉसफी साइकोलॉजी का ब्रांच था उसमें भी जो चेंजेस वगैरह हुए हैं उसको वो कह रहे हैं पास्ट। पास्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन हिस्ट्री बहुत छोटा है, ये कहना है एवांगाउस का। तो ये साइकोलॉजी शब्द पहले किसने यूज किया, ये भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीडीपी में तो बहुत ज्यादा आता है, इसको अच्छे से याद करो। तो ये साइकोलॉजी टर्म पहले किसने यूज किया, ये जर्मन का बहुत बड़े विद्वान रुडोल्फ गोकेल ने यूज किया है उनकी बुक साइकोलॉजिया में, जो कि 1590 को पब्लिश हुआ था, 1590 को। ओके, और विल्हेम वुंड जिन्होंने साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में दुनिया में पहले प्रस्तुत किया, यानी कि साइकोलॉजी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट जिसके लिए हो पाया वो है विल्हेम वुंड, क्योंकि इन्होंने पहला लैब क्रिएट किया, पहला लैब इस्टेब्लिश किया जर्मनी के लिप्जिग शहर में। लिप्जिग यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जो कि अभी नाम बदल गया है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी हो गया है। कार्ल मार्क्स, रिसेंटली उसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम उसका नाम था लिप्जिग यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर 1879 में इन्होंने पहला लैब एस्टैब्लिश किया, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी का ये जन्मदाता है। ओके, इनको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी फादर, क्योंकि इन्होंने ही साइकोलॉजी को एज ए साइंस के रूप में दिखाया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रूप में दिखाया। ओके, तो इसीलिए ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी है। लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया में कब साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट, एज ए लेबोरेटरी सब्जेक्ट, एज ए साइंस सब्जेक्ट के हिसाब से, डॉक्टर एन सेनगुप्ता यानी कि नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लैब 1915 को स्टार्ट किया, और इंडिया में साइकोलॉजी को फाउंडेशन मिला, साइकोलॉजी का फाउंडेशन रखने वाले पहले व्यक्ति बने एन सेनगुप्ता। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी का फादर है एन सेनगुप्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपको याद करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम जानेंगे जर्नी ऑफ साइकोलॉजी का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से आरंभ हुआ और कहां तक अब पहुंचा है, उसका जर्नी हम देखेंगे। ओके, पहले जो साइकोलॉजी ने जर्नी स्टार्ट किया वो है स्टडी ऑफ सोल का, क्योंकि साइकोलॉजी शब्द को ही हम इंटरप्रेट करते हैं साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब है सोल। क्यों सोल को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब विचार आरंभ हुए, किसके इर्द गिर्द सारे विचार घूम रहे थे, मूल सत्ता के ऊपर सारे विचार घूम रहे थे। वो मूल सत्ता था सोल, वो मूल सत्ता था आत्मा, क्योंकि आत्मा का अध्ययन कर देना ही सब कुछ अध्ययन कर लेना, ऐसे समझना था एंशिएंट फिलोसोफर का, जैसे कि प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेट्स हो गए, ये सारे सोल के अध्ययन में डूबे हुए थे। इसीलिए साइकोलॉजी को वो कहते थे दिस इज द साइंस ऑफ सोल, दिस इज द स्टडी ऑफ सोल। तो इसीलिए साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल के रूप में इमर्ज हुआ इन एंशिएंट पीरियड। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था यहाँ पर, अगर हम सोल को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट हो जा रहा है, ये मेटाफिजिकल एस्पेक्ट हो जा रहा है, तो सोल को आप ज्यादा एक्सपांड कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ बुद्धि के लेवल पर सिर्फ क्या करोगे, इसको जस्ट स्पेकुलेटिव वे में एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक वे में इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए
साइकोलॉजी का जो साइंटिफिक डेफिनेशन की खोज आगे बढ़ता गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये मेटाफिजिकल था, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव था, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, फिर साइकोलॉजी को एक नया मोड मिला जो कि है स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड, लोगों ने सोल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मान दिया। इसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, इसको स्टडी करना माना बहुत ही गहरे समुद्र में घुसने जैसा है, ऐसे लोगों ने समझा। लेकिन जो इमानुएल कैंट आए वो साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ माइंड का दर्जा दे दिया। साइंस ऑफ माइंड, तो माइंड का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, ये कहना था इमानुएल कैंट का। तो ये जो साइंस ऑफ माइंड है, ये पहली बार अगर आप देखोगे, लेमन एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत ही बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, माइंड इज समथिंग इन द बॉडी व्हिच फील्स और एक्ट। बॉडी में कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा तत्व है जो कि क्या कर पाता है, वो फील कर पाता है, वो एक्ट कर पाता है, वो ही माइंड है, ऐसे कहना था लेमन का। यहाँ से स्टार्ट हुआ माइंड का अध्ययन, माइंड को जानना। तो माइंड को जानते जानते हम ह्यूमन को जान पाएंगे, ह्यूमन बिहेवियर को जान पाएंगे, ह्यूमन को अच्छे से जान पाएंगे। तो इसके चलते साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड के रूप में इवॉल्व हुआ, माइंड के रूप में इवॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे ये मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इनका लॉजिक क्या था? इनका लॉजिक था, अगर माइंड को हमने जान लिया, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा सोचते हैं, ऐसे हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, मेरा मन उदास है, मेरा मन अच्छा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये देखूं, वो करूं। ये क्या है? मन के द्वारा ही हम बहुत ज्यादा एकाग्रित होते हैं या फिर केंद्रीभूत होते हैं। इसीलिए माइंड का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ऐसे कहना था साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड कहने वालों का। यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे ये माइंड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। माइंड को स्टडी करना माना मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना, मेंटल प्रोसेसेस माना जो प्लेजर आ रहा है, पेन आ रहा है, डिजायर आ रहा है, इन सबको स्टडी करना ही वास्तव में माइंड को स्टडी करना है या फिर साइकोलॉजी को स्टडी करना है। ये कहना है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड कहने वालों का। यहाँ पर आप देखोगे विलियम जेम्स जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इनको तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। विलियम जेम्स, इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। आगे चल के भी हम देखेंगे कैसे विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी को एक बहुत ही बड़ा सेव दिया है। ओके, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि हमको साइंटिफिक अप्रोच चाहिए था, एक साइंटिफिक डेफिनेशन चाहिए था साइकोलॉजी का, जो कि ये दे नहीं पा रहा था। क्योंकि माइंड का स्टडी भी क्या हो रहा था? माइंड का स्टडी भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो रहा था। माइंड की स्टडी भी वन टाइप ऑफ स्पेकुलेशंस को क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर देखो माइंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, माइंड तो सब्जेक्टिव है। जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट दिया गया इसके चलते, माइंड सब्जेक्टिव है। आप खुद के माइंड के बारे में जान सकते हो, खुद के थॉट्स के बारे में जान सकते हो, लेकिन आप औरों के माइंड को जान नहीं पाओगे। आप कैसे औरों के माइंड को घुस के पता कर पाओगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है? यू कैन नॉट। इसीलिए ग्रेजुअली देखा गया कि माइंड का जो स्टडी हम कह रहे हैं वो साइकोलॉजी नहीं हो सकता। इसीलिए एक नए मोड़ फिर आया साइकोलॉजी के राह में। साइकोलॉजी के राह में तीसरा मोड़ जो आया, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये यात्रा है साइकोलॉजी का। पहले ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ? आत्मा से स्टार्ट हुआ, फिर मन तक आया, फिर एक स्टेशन आया कॉन्शियसनेस का, चेतना का आया। यहाँ पर अगर देखोगे जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए वो चेतना की स्टडी की बात किए। ओके, क्योंकि माइंड बहुत ही बड़ा हो रहा था, माइंड को एक्सपेरिमेंटल के तौर पे लैब में हम टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वो सोचे कि हम कॉन्शियसनेस की स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर देखोगे ये 19th सेंचुरी में ज्यादातर स्टार्ट हो रहा है। विलियम वुंड जब आएंगे, जेम्स सेली जब आएंगे, ये जो आएंगे ना, ये कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, चेतना की ये बात करेंगे। ओके, ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस स्टैंड्स फॉर इनर एक्सपीरियंस। हम इंटरनली जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इनर एक्सपीरियंस ही हमारा कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस है, और इसको हम कैसे जानेंगे? थॉट्स के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, मेमोरीज के द्वारा। और इसको जान
जानने की विधि वो कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम अंतर निरीक्षण करेंगे, तभी हम कॉन्शियसनेस को बेहतर से जान पाएंगे, बेहतर से जान पाएंगे। ओके, इसीलिए विल्हेम वुंड क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंस। इंटरनल एक्सपीरियंस को स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। जेम्स सुली तो ऐसे कहेंगे ये साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड है। ये इनर वर्ल्ड को जानने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसनेस को जानने की कोशिश करेंगे, या फिर इंटरनल एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करेंगे। इसके चलते अगर आप देखोगे कि ये एक साइंटिफिक वे की तरफ साइकोलॉजी को लेने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसको भी नकारने वाले आ जाएंगे, इसको भी रिजेक्ट करने वाले आ जाएंगे। कौन आएंगे? एबनॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाले, साइको एनालिसिस वाले आ जाएंगे। सिगमंड फ्रॉयड आएंगे इसके बाद, सिगमंड फ्रॉयड, और वो कहेंगे जो आप चेतन की बात कर रहे हो, जो आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही नैरो सेंस में आप कह रहे हो, इसके अंदर तो बहुत ही गहरे चीज छुपा हुआ है। आप मन को अगर स्टडी करोगे, अब मन को अगर अध्ययन करोगे, मन तो दो प्रकार के हैं, एक कॉन्शियसनेस और एक ऑन कॉन्शियसनेस। ऑन कॉन्शियसनेस तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा रोल क्रिएट करता है। उन्होंने तो ऐसे कह दिया ये कॉन्शियसनेस आप देख रहे हो 1/10 पार्ट ही है, बाकी जो 9 आउट ऑफ 10 पार्ट है वो ऑन कॉन्शियस है, ऑन कॉन्शियस है। आपने तो ऑन कॉन्शियस को जाना ही नहीं है, ऑन कॉन्शियस को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। आप इसके चलते बता रहे हो कि ये दुनिया ऐसा है, वैसा है, मानव ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है। इसीलिए इन्होंने साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को नैरोनेस के चलते रिजेक्ट कर दिया। फ्रॉयड ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, धीरे धीरे इसका जो मोड था साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगा टुवर्ड्स एक साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ। ओके, और धीरे धीरे आते आते ये यहाँ पर अब गाड़ी खड़ी है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर की स्टडी को साइकोलॉजी माना जाता है। जो लेटेस्ट है, जो मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की स्टडी करना यही साइकोलॉजी है। और इसको ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया? जो फादर है बिहेवियरिज्म के, वो है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया। ओके, और इनके बहुत सारे प्रोपोनेंट्स भी है, जैसे कि मैकडॉगल हो गए, पिल्सबर्ग हो गए, वो आगे चल के हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन बिहेवियरिज्म अभी का सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है जहां पर साइकोलॉजी का गाड़ी खड़ा है। इसीलिए वुडवर्थ तो ये सारे जर्नी को देखते हैं, कहां से गाड़ी स्टार्ट हुआ और कहां तक गाड़ी पहुंचा, उसको लेके वुडवर्थ का बहुत ही फेमस कोट है, पहले साइकोलॉजी अपना सोल गवाया, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल। किसके हाथों गवाया भाई? किसके हाथों गवाया? ये इमानुएल कैंट के हाथों गवाया। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, फिर इन्होंने अपना माइंड गवाया। फिर देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी फिर चेतना को हराया। चेतना किसके हाथों हार गया? फ्रॉयड के हाथों हार गया। एंड अभी क्या बाकी है? एंड इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, कुछ बिहेवियर ही शेष है, ऐसा कहना है आर.एस. वुडवर्थ का एक बहुत ही बेहतरीन कोड है। ये शायद इस साल आने वाला है एसएसबी एग्जाम में। नेट में तो बहुत बार आया है, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में तो ये बहुत बार आया है, लेकिन एसएसबी में आया नहीं है। इसको अच्छे से याद करो। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। पहले गाड़ी आया सोल में, फिर यहाँ पर रुका नहीं, फिर गाड़ी आया माइंड में, यहाँ पर रुका नहीं, फिर गाड़ी आया कॉन्शियसनेस में, यहाँ पर भी रुका नहीं। लेकिन अभी गाड़ी कहाँ पर रुकी है? बिहेवियर में रुकी है। यानी कि ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ये आज का डेफिनेशन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, फिर हम देख लेते हैं बड़े बड़े विद्वानों ने, विचारकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है। पहले देख लेते हैं साइकोलॉजी के जो मॉडर्न फादर कहे जाने वाले
विल्हेम वुंड ने क्या कहा है। तो ये कहते हैं साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस, इमीडिएट एक्सपीरियंस की ये बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट ऑफ मैटर। साइकोलॉजी में हम क्या करेंगे, कॉन्शियसनेस की इमीडिएट एक्सपीरियंस को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इस मैटर को हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्शियसनेस का जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है, जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे वहां पर इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या है, मीडिएट एक्सपीरियंस क्या है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ओके, फिर वाटसन कहते हैं साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये तो बिहेवियरिज्म के फादर है, ये कह रहे हैं पॉजिटिव साइंस है, ये पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की पॉजिटिव साइंस को अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन, ये 4-5 जो डेफिनेशन दिए गए हैं बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, क्योंकि एसएसबी एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, डायरेक्ट डेफिनेशन, और ये सबसे फेमस डेफिनेशन है। ये पांचों को तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके, फिर स्किनर क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। बिहेवियर का भी ये साइंस है और एक्सपीरियंस का भी ये साइंस है, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ओके, अनुभूति का ये विज्ञान है, व्यवहार का ये विज्ञान है। ओके, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये क्रो एंड क्रो कहते, सभी में बिहेवियर कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो इसको अलग बना रहा है, ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं स्किनर, और ये ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं क्रो। ओके, फिर जो मून कहते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर जो कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है बिहेवियर। ओके, बिहेवियर यानी कि सभी किसके आयाम की तरफ जा रहे हैं, बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। कोई कह रहा है पॉजिटिव साइंस है, कोई कह रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस है, कोई कह रहा है बिहेवियर के साथ एक्सपीरियंस है, कोई कह रहा है बिहेवियर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप है। तो ये सारे के सारे बिहेवियर की तरफ ही मुख कर रहे हैं, ये चारों। ओके, ये चारों, इसीलिए साइंटिफिक स्टडी मॉडर्न टर्म में हम समझेंगे कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ओके, फिर हम देखेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे थॉट्स है, थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि जब साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने की लोगों ने कोशिश की, साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को एक नए आयाम देने की कोशिश की, मन को अध्ययन करने की कोशिश की, कॉन्शियसनेस को अध्ययन करने की कोशिश की, बिहेवियर को अध्ययन करने की कोशिश की, वहां के चलते बहुत सारे आइडियाज आया, बहुत सारे नॉलेज एक्सपांशन हुए, और इसके चलते बहुत सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्रिएट होने लगे, थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी क्रिएट होने लगे। तो वन बाय वन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हम देखेंगे। ओके, पहले जो स्कूल स्टार्ट हुआ वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म ये साइकोलॉजी का पहला स्कूल ऑफ थॉट्स है, पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म। ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे। साइकोलॉजी के मॉडर्न फाउंडर है वो है विल्हेम वुंड। उनके जो बहुत ही फेमस स्टूडेंट थे, पीपल थे, वो थे टिचनर। ये दोनों ने साइकोलॉजी के स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर ज्यादा काम किया है। क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, जो आप देखोगे यहाँ पर ये किसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस करेंगे या फिर किसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करेंगे, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा स्टडी करेंगे। कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ओके, द मेन फोकस ऑफ दिस स्कूल इज टू एनालाइज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करेंगे, यानी कि ये कॉन्शियसनेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। क्या है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म का मानना था कि कॉन्शियसनेस की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है, यानी कि कॉन्शियसनेस को हमने अगर गहरे में स्टडी कर लिया तो हम सब कुछ जान जाएंगे, यही साइकोलॉजी है। और वो कहते थे कॉन्शियसनेस को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे पीसेस में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इनका मेंटल प्रोसेसेस के आधार पे हम कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू वेरियस थॉट्स, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड अदर बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि हम इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे समझो, यहाँ पर थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ। ओके, आप ऐसे समझो, ये स्टडी करने वाले थे किसको, कॉन्शियसनेस को। ओके, कॉन्शियसनेस को ये स्टडी करने वाले थे, लेकिन कॉन्शियसनेस को ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कॉन्शियसनेस है वन टाइप ऑफ एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्फ में ऑर्गेनाइज है, एक्टिव इन ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजिंग इट्स ओन कंटेंट, ऐसा कहना है विल्हेम वुंड का। इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्शियसनेस के एलिमेंट को स्टडी कर सकते हैं, कंटेंट को स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमने अगर एलिमेंट को, कंटेंट को या फिर स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया तो ये हमको साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है इसको समझने के लिए मदद करेगा। ओके, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस के चलते हम कॉन्शियसनेस को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल प्रोसेस को जानने के लिए उन्होंने जो विधि का इस्तेमाल किया वो हो गया इंट्रोस्पेक्शंस। इंट्रोस्पेक्शंस, ओके भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी का ऑनर सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, ऐसे लेवल से पढ़ते हैं। हम एजुकेशन में तो ऊपर ऊपर में चले जाते हैं, क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऐसे करके हम चले जाते हैं, चलो आगे ऐसे कहते हैं। लेकिन भाई आप लेक्चरर होने वाले हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाले हो, तो आपके पास ऐसे गहरे नॉलेज होना चाहिए जिसके चलते आप स्टूडेंट से आगे रह पाओ, स्टूडेंट को एक बेहतर दिशा दे पाओ। स्टूडेंट आपके पास जब नॉलेज लेना, उनको भी गर्व लगे कि हमारा जो लेक्चरर है, हमारा जो प्रोफेसर है, इतना ज़्यादा नॉलेज इनके पास है, आई एम प्राउड टू बी ए स्टूडेंट ऑफ हिम और हर, ऐसे कहे वो आपको लेके। ओके, तो ऐसी नॉलेज हम खुद में भर देनी है। ओके, तो इन्होंने यूज किया है कौन सा मेथड, इन्होंने यूज किया है ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शंस मेथड, ताकि वो मेजर कर पाए किसको, एक्सपीरियंस को। लेकिन कौन से एक्सपीरियंस की ये बात करें, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करें। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अगर विल्हेम वुंड को आप पढ़ोगे ना, ये दो प्रकार के एक्सपीरियंस की बात करेंगे। एक्सपीरियंस की ये बात करेंगे, ये कहेंगे एक मीडिएट और एक इमीडिएट। ओके, तो क्या है मीडिएट एक्सपीरियंस? मीडिएट एक्सपीरियंस वो सब एक्सपीरियंस है जो अदर देन द एलिमेंट ऑफ ओन एक्सपीरियंस है। अदर देन द एलिमेंट, ओन एक्सपीरियंस के जो अदर एलिमेंट्स है वो सारे, उनका सारा इंफॉर्मेशन, उनका सारा नॉलेज वो है मीडिएट एक्सपीरियंस। ओके, और जो ओन एक्सपीरियंस है, जो अनबाइस्ड है, जो कि हम बेटर वे में इंटरप्रीट कर पाते हैं, वो है इमीडिएट एक्सपीरियंस। ओके, तो कैसे ये मापेंगे एक्सपीरियंस को, ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शंस के द्वारा मापेंगे। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शंस, ओके, तो जो साइकोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ता है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस को और गहरे विचार में जानने की कोशिश करता है। ये क्या करते हैं, जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है ना, इसका आधार, ये दो आधार बताते हैं। सेंसेशंस के द्वारा हम जान सकते हैं या फिर फीलिंग्स के द्वारा हम जान सकते हैं। सेंसेशन और फीलिंग्स के द्वारा हम जान सकते हैं। और सेंसेशन को भी ये बहुत सारी क्लासीफाई करते हैं, इसके इंटेंसिटी हो गया, ड्यूरेशंस हो गया, सेंसेस हो गया, मोडालिटीज हो गया। इसके अंदर हम नहीं घुसेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं घुस रहे हैं। तो एजुकेशन के चलते हमको बस इतना जानना है कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन मेथड की ये बात कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म ये ज़्यादातर आप देखोगे जो विलियम जेम्स आए, विलियम जेम्स, इन्होंने एक नए स्कूल की स्थापना कर दी, एक न्यू थॉट्स, एक न्यू लहर की पैदा कर दी, वो है फंक्शनलिज्म। इनका जो सबसे फेमस बुक है, सबसे फेमस, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में ये पब्लिश्ड हुआ और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ऊपर जो जितने भी अध्ययन उसके बाद हुए, इसी बुक्स को सभी ने फाउंडेशंस माना, तो ये सबसे फेमस बुक हो गया, सबसे पॉपुलर बुक हो गया उस टाइम का। और इन्होंने बहुत सारे काम किए इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने में, साइकोलॉजी को एक बेटर दिशा देने में बहुत सारे काम किए हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजी के ये फादर है विलियम जेम्स। इनको हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम प्रैग्मेटिज्म पढ़ रहे थे इनको पढ़े थे। तो फंक्शनलिज्म किसके ऊपर कंसर्न ज़्यादा है? फंक्शनलिज्म ज़्यादातर मेंटल फंक्शंस के ऊपर ज़्यादातर कंसर्न होता है, ज़्यादा उसके ऊपर ये फोकस करता है, यानी कि माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ये फोकस नहीं करते, ये एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं मेंटल फंक्शंस के ऊपर। और माइंड का जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस कैसे काम करता है ताकि हम एनवायरनमेंट में बेटर एडेप्ट हो पाए, इसको ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये एक
विधि यूज करेंगे जिसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के मेथड के द्वारा ये ह्यूमन माइंड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। माइंड के चलते वो कैसे एडेप्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसे शेप हो रहा है, उसको वो जानने की कोशिश करेंगे, उसको वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये फंक्शनलिज्म किसको गिव राइज करेगा, किसको बर्थ देगा, ये बर्थ देगा प्रैग्माटिज्म को। प्रैग्माटिज्म को ये बूस्ट करेगा। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, प्रैग्माटिज्म की स्कूल ऑफ थॉट से ये निकला है, तो ये है फंक्शनलिज्म। तो ये किस टाइप के नॉलेज की बात करता है, किस टाइप के फंक्शंस की बात करता है, ये कहेगा कि नॉलेज इज वैलिडेटेड बाय इट्स यूजफुलनेस। यूटिलिटी की ये जो बात कर रहा है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शनलिज्म से स्टार्ट हो रहा है। यूजफुलनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए ये भी क्वेश्चंस आता है कि प्रैग्माटिज्म किससे ज्यादा रिलेट है, तो वो है फंक्शनलिज्म। ओके, तो यहाँ से कौन कौन से व्यक्ति एसोसिएट हो रहे हैं, विलियम जेम्स, जॉन डीबी भी यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि प्रैग्माटिज्म। जॉन डीबी का भी हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डाला है। जॉन डीबी पहले किससे प्रभावित हुए, दूसरे किससे प्रभावित हुए और लास्ट में किससे प्रभावित हो कि वो प्रैग्माटिस्ट बन गए, वो हमने बहुत ही गहरे लेवल पे पढ़ा है। जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में पिन करो। पहले किससे प्रभावित हुए, फिर किससे, फिर किससे। 3 व्यक्तियों के आधार पे उनका फिलॉसफी बेस्ड है। तो आप कमेंट करो जॉन डीबी का वो 3 फिलोसोफर कौन है जो कि उनको ज्यादातर शेप किए हुए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गया बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या कहेगा, व्यवहारवाद की ये बात करेगा, यानी कि इनका जो सेंट्रल आइडिया होगा बिहेवियर होगा। ओके, और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन, और जेबी वॉटसन को कहा जाता है बिहेवियरिज्म के फादर। इनका एक बुक भी है, उसका नाम भी है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, ओके, ये भी क्वेश्चंस आ जाता है, इसको भी आप याद कर लो। ओके, तो जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, और ये स्कूल ज्यादातर आप देखोगे कि ये ह्यूमन बिहेवियर्स की बात करेगा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा एनवायरमेंटल सेटिंग के आधार पे। ये इंटरनल फोर्स के आधार पे एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये एनवायरमेंट के हिसाब से ये एक्सप्लेन करेगा, जो कि हम स्किनर में देखते हैं। ओके, और ये ज्यादातर फोकस करेगा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, और इसको कहा जाता है फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट वेव, ये भी क्वेश्चंस आता है। 3 वेव हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। फर्स्ट वेव हो गया बिहेवियरिज्म, सेकेंड वेव हो गया साइको एनालिसिस या फिर साइको एनालिटिकल स्कूल। ओके, और तीसरा जो हो गया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। ये 3 वेव है, ये पहला वेव है। ये जो आया ना, बहुत सारा बदलाव, बड़े लेवल की क्रांति लाया था साइकोलॉजी के फील्ड में। जिसको देखो उस टाइम बिहेवियरिज्म की ही बात कर रहे थे, जिसको देखो बिहेवियरिज्म के ऊपर काम कर रहे थे। बिहेवियरिज्म इतना पॉपुलर हो गया था उस टाइम, इसीलिए तो इसको एक वेव की नजर में देखा जा रहा है, एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका प्रोटैगनिस्ट कौन कौन हो जाएंगे, वॉटसन हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे, पेवलव हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं, वो रिलेशंस भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स अगर आप देखोगे फिलॉसफी और साइकोलॉजी को मिक्स करके देखोगे तो फंक्शनलिज्म तो प्रैग्माटिज्म से एसोसिएट हो गया। बिहेवियरिज्म किससे एसोसिएट होता है, बिहेवियरिज्म को आप कंपेयर करोगे तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म में आएगा। ओके, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के ये पार्ट होगा कौन, बिहेवियरिज्म। ओके, और इसको ऐसे भी आप मान सकते हो कि ये वन टाइप ऑफ ये एक्सट्रीम एसोसिएशनिज्म भी है। क्यों इसको एक्सट्रीम एसोसिएशनिज्म कहा जा रहा है, क्योंकि ये जब आ रहा है ना, ये आ रहा है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के एज ए रिएक्शन स्कूल के हिसाब से। क्योंकि वो जो 2 थे ना, वो ज्यादातर सब्जेक्टिव मेंटल स्टेट की बात करते थे। ओके, तो ये नामों को भी आप अच्छे से याद कर लो, वाटसन, स्किनर, पेवलव। स्किनर को तो ऐसे भी कहा जाता है कि ये रेडिकल बिहेवियरिस्ट है, ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। ये ज्यादातर नेट का जो हाई लेवल का एग्जाम होता है वहां पर कुछ कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन एसएसबी में ज्यादातर इजी टू मॉडरेट देता है, इतना हाई लेवल का देता नहीं है। फिर भी आपको जानना चाहिए कि स्किनर को कहा जाता है रेडिकल बिहेवियरिस्ट, रेडिकल बिहेवियरिस्ट।
ओके, तो रेडिकल बिहेवियरिस्ट है स्किनर, क्योंकि ये कहेंगे व्यवहार को अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा, बाय इमिटिंग रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कॉन्टीजेंसी। एनवायरमेंटल कॉन्टीजेंसी रिवर्ड की ये बात करेंगे। ओके, तो उसको भी हम आगे चल के लर्निंग में देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये जॉ साउंड होगा, गॉ नहीं होगा। जैसे हम जर्मनी कहते हैं ना, जर्मनी, जॉ साउंड होगा। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी किसके ऊपर ज्यादा इंफासिस करता है? ये इंफासिस करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एज ए यूनिफाइड होल। ये होल की तरफ हमको ले जाता है। ये कहता है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। होल सबसे बड़ा होता है। ये होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। तो ये कैसे देखने की कोशिश करेगा? इन टर्म ऑफ ऑर्गेनाइज मैनर, स्ट्रक्चर होल के आकार से ये देखने की कोशिश करेगा। ये ज्यादातर बिहेवियर को ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस के आकार में देखने की बजाय होल के एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये हो गया जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और जेस्टाल्ट साइकोलॉजी आप ज्यादातर देखोगे ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर बिहेवियर को होलिस्टिक वे में देखने की कोशिश करते हैं। और इनका जो ज्यादा आप देखोगे किस फील्ड में ज्यादा काम होता है, इनका परसेप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस है। आपने कोहलर को पढ़ा होगा, चिंपैंजी का वो जो एक्सपेरिमेंट था। ओके, ये क्या इंडिकेट करता है? ये परसेप्शंस को या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को ये इंडिकेट करता है। और इसके जो प्रोपाउंडर कहे जाते हैं वो है मैक्स वेर्दिमर। ओके, कोहलर भी इसके बहुत ही बड़े प्रोपोनेंट है, या फिर कोफका हो गए, ये सारे के सारे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ये प्रोपोनेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कॉग्निटिविज्म या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं नेजर। ओके, नेजर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और ये ज्यादातर मेंटल प्रोसेसेस की बात करेगा, जो कि इंक्लूड करता है हाउ पीपुल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। ये सारी चीज यहाँ पर ज्यादा आएगा, यानी कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की ये बात करेगा, ये बात करेगा मेमोरी की बात करेगा, थिंकिंग की बात करेगा, फॉरगेटिंग की ये बात करेगा। ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और इसके जो मेन प्रोपोनेंट है मिलर हो गए, नेजर हो गए, ये सारे मेन प्रोपोनेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट है जो साइकोलॉजी का और एक बहुत ही बड़ा फेमस स्कूल है, वो है साइको एनालिटिकल स्कूल या फिर साइको एनालिसिस। ओके, तो इसकी जो फाउंडर है वो है सिगमंड फ्रॉयड। और साइको एनालिसिस को कहा जाता है सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी, सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी। और ये ज्यादातर देखोगे कि ये ज्यादातर किसके ऊपर इन्फ्लुएंस है? अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड, अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड के ऊपर ये ज्यादा फोकस करती है। ये तो कहते हैं 9 आउट ऑफ 10 ये फोकस करता है अनकॉन्शियस माइंड को। और सिर्फ कॉन्शियस माइंड एक ही पार्ट है, 1 आउट ऑफ 10 पार्ट ये कॉन्शियस माइंड और ये अनकॉन्शियस माइंड, ऐसे कहना है सिगमंड फ्रॉयड का। एवरी एक्टिविटी दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड, ये कहना है सिगमंड फ्रॉयड का। फ्रॉयड का अगर हम सिद्धांत फिर आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्यादातर 3 कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये भी क्या है आगे चल के हम पढ़ेंगे। ओके, तो सिगमंड फ्रॉयड जो कि एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, जो हिस्टोरिया पेशेंट के ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल वर्क किए थे, उन्होंने बहुत सारा थ्योरी दिया अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और उनका जो फेमस बुक है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यहाँ पर इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात किया। और सबसे जो फेमस बुक इनका है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स तो बहुत ही हाई लेवल का बुक है सिगमंड फ्रॉयड का, इसको भी आप याद कर सकते हो। ओके, तो इसके जो प्रोपोनेंट है सिगमंड फ्रॉयड हो गए, ब्रूजर हो गए, एडलर हो गए, ये सारे के सारे इसके प्रोपाउंडर है। ओके, फिर है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म को कहा जाता है थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी। तो जो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, ये किस आधार पे डेवलप हुआ? ये साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म को अपोज करते डेवलप हुआ है। ये किसके ऊपर ज्यादातर फोकस करता है? ये ज्यादातर फोकस करेगा ह्यूमन बीइंग के दे आर नेचुरल कैपेसिटीज के ऊपर, दे आर नेचुरल चॉइसेस के ऊपर, या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा। अगर ह्यूमैनिज्म को आप अच्छे से समझने को चाहो तो ये किसको अपोज कर रहे हैं? ये बिहेवियरिज्म को अपोज कर रहे हैं। बिहेवियरिज्म किसके इर्द गिर्द मंडराता है? ये मंडराता है एनवायरमेंटल कॉजेस के ऊपर। एनवायरमेंटल कॉजेस के कारण ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये कहना है व्यवहारवाद का। फिर जो साइको एनालिसिस्ट वाले हैं, ये क्या कहते हैं? हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके चलते हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एनवायरमेंट, ये कह रहा है अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन ये ह्यूमन पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे हैं, ह्यूमन कैपेसिटी को ये इग्नोर कर रहे हैं। ह्यूमन के पास हमेशा चॉइसेस रहता है, ह्यूमन अपनी डिटर्मिनेशंस के द्वारा बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है, बहुत कुछ
परिवर्तन ला सकता है, ये कहना है ह्यूमैनिज्म का। इसीलिए ये दोनों को ये नकारेंगे और ह्यूमैनिज्म सबसे आगे रहेगा। ओके, और ह्यूमैनिज्म सबसे यूनिक बन जाएगा। तो इसके जो मेन प्रोपाउंडर होंगे कार्ल रोजर हो जाएंगे, मास्लो हो जाएंगे। रोजर को आपने पढ़ा होगा, रोजर फ्री विल की बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। ओके, और मास्लो का जो आपने पढ़ा हुआ होगा ह्यूमन मोटिवेशन के ऊपर, ये बहुत ही बड़े थ्योरी देते हैं, हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी देते हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन और साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संबंध है, उसको भी हम जान लेते हैं। ओके, जैसे कि साइकोलॉजी का काम क्या है, साइकोलॉजी का काम है स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का अध्ययन करना। और एजुकेशन का काम क्या है, लर्निंग के द्वारा हम क्या करते हैं, हम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करते हैं, या फिर बिहेवियर को सेव करते हैं, बिहेवियर को बेटर करते हैं, बिहेवियर को चैनलाइज करते हैं, बिहेवियर को इंप्रूव करते हैं। इसीलिए हम देखें तो एजुकेशन का काम भी बिहेवियर को सेव करना है और साइकोलॉजी का काम है बिहेवियर को स्टडी करना है। इससे पता चल रहा है कि बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसीलिए बिहेवियर को अगर बेटर सेव देना है तो आपको साइंस ऑफ बिहेवियर को जानना पड़ेगा, यानी कि साइकोलॉजी को आपको जानना पड़ेगा। जो जितना बेटर टीचर होगा उतना बेहतर साइकोलॉजी उसको मालूम हुआ होगा। ओके, तो क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का अप्लाइड ब्रांच है, साइकोलॉजी का अप्लाइड ब्रांच, जो कि क्या करेगा, साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजी है, थॉट्स है और टेक्निक्स है, ये सारे को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये अप्लाई करेगा। एजुकेशन में अप्लाई करेगा टू सेव द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, टू डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के बिहेवियर को बेटर सेव करने के लिए, बेटर मोल्ड करने के लिए, बेटर डायरेक्शंस देने के लिए साइकोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये क्या है, इट इज द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशनल सेटिंग में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं, जैसे कि होम टू टीच। होम टू टीच किसको पढ़ाना है, जो बच्चा हमारे क्लासरूम में आ रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसका थिंकिंग क्या है, उसका परसेप्शंस क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द चाइल्ड, व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। जब तक आप उसके नीड को नहीं जानोगे, जब तक उसका इंटरेस्ट को नहीं समझोगे, जब तक उसका एबिलिटी को नहीं जानोगे, आप बेटर रूप में एजुकेशन दे ही नहीं सकते, उसके बिहेवियर को सेव कर ही नहीं सकते। होम टू टीच जानना बहुत जरूरी है और ये बताएगा साइकोलॉजी। फिर है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये भी बताएगा साइकोलॉजी। क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, किस लेवल का सब्जेक्ट है, कंटेंट कैसा है, कंटेंट का कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, बच्चों की एज के हिसाब से वो कंटेंट बेटर है या नहीं, ये बताएगा साइकोलॉजी। व्हाट टू टीच, तो ये फिर रिलेट कर रहा है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ताकि बच्चों का मन लगा रहे, ताकि बच्चों को हम बेटर सेव कर सके, कौन सा मेथड राइट होगा, हाउ टू टीच, ये भी बताएगा साइकोलॉजी। जब तक हमारा टीचिंग बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग ना हो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो, उनके एबिलिटी को देख के बनाया ना गया हो, बेटर टीचिंग हो ही नहीं सकता। ये बताएगा हाउ टू टीच, यानी कि साइकोलॉजी ही हमको राइट प्रोस्पेक्टिव दिखाएगा। ओके, फिर हो गया व्हेन टू टीच, कौन सा टाइम परफेक्ट है, व्हेन टू टीच भी बताएगा साइकोलॉजी। कब पढ़ाना है, मैथमेटिक्स को कब पढ़ाना है, पहले पीरियड में पढ़ाना है या 7 नंबर पीरियड में पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ाना है, क्या मेरे बच्चे का माइंड रेडी है टू गेट दैट नॉलेज, टू एब्जॉर्ब दैट नॉलेज, ये बता रहा है व्हेन टू टीच। उसी टाइम पढ़ाना है। हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक जो कहते हैं जब तक बच्चा रेडी नहीं है आप पढ़ा ही नहीं सकते। व्हेन टू टीच की ये बात करेगा साइकोलॉजी, व्हेन टू टीच की बात करेगा। तो ये सारे है इसका मेन एस्पेक्ट। ओके, तो फिर देख लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर कुछ फेमस कोट। ये कोट तो बहुत बार एग्जाम में आया है और टीचिंग एग्जाम में तो ये आता ही आता है। ओके, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी का वो ब्रांच है जो डील करता है टीचिंग और लर्निंग के ऊपर, टीचिंग और लर्निंग के ऊपर डील करता है। ये कोट बहुत बार आया है, इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, फिर पील क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ये विज्ञान है, शिक्षा का ये विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा का विज्ञान है। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है। लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे जो लर्निंग ले रहे हैं उनके अंदर जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस बूस्ट अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उसको वो डिस्क्राइब करेगा।
करेगा, उसको वो एक्सप्लेन करेगा। ये कहना है क्रो एंड क्रो का। ये तीनों को अच्छे से आप याद कर लो, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेशंस के ऊपर आता ही आता है। ओके, फिर हम देख लेते हैं कुछ बुक्स, क्योंकि बुक्स भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। कोई बुक दे देगा कौन से ईयर में आया है या फिर कौन से ऑथर ने इसको लिखा है, ये क्वेश्चंस भी आया है, एसएसबी में आया है, नेट में भी आया है, इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो बुक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी लिखा है विल्हेम वुंड ने और 1873 में लिखा है। विल्हेम वुंड जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी है, जो कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इन्होंने जो बुक लिखा है वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और विलियम जेम्स फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, इन्होंने जो बुक्स लिखा है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस्ड बुक, ये है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में इन्होंने लिखा। और ये बुक इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है, एक टाइम में इसको फाउंडेशन स्टोन कहा जाता था, फाउंडिंग स्टोन ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता था। फिर एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है वाटसन का, जो कि है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म भी बहुत ही फेमस बुक है। जेपी वाटसन जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म के सारा टेक्निक्स वगैरह, सारा थ्योरी, सारा आइडियोलॉजी इसी बुक्स में लिखा है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो। फिर मैक्स वेर्दिमर जो कि फादर है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, उन्होंने भी एक बुक लिखा है, वो है प्रोडक्टिव थिंकिंग। अगर वेर्दिमर को समझना है तो प्रोडक्टिव थिंकिंग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कोट कॉफका है, इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का प्रिंसिपल किसने लिखा है? कोट कॉफका ने लिखा है। और ये बुक तो सबसे फेमस है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सिगमंड फ्रॉयड, ये भी साइको एनालिसिस के जनक कहे जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सबसे फेमस बुक है उनका। ओके, फिर आगे E.L. थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड वाला, ये बुक लिखे है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इनको भी कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक भी इन्होंने लिखा है और एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये फादर है। फिर नेक्स्ट हो गई R.S. वुडवर्थ, इन्होंने एक बुक लिखा है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1954 में, ये भी बहुत फेमस है, तो ये बुक को अच्छे से याद कर लो, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ओके, और लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ MCQ जो कि SSB एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। ओके, तो ये 2016 का क्वेश्चन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट इम्प्लाइज, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या इम्प्लाई करता है? तो इसका जो पहला पॉइंट बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन, साइकोलॉजी टू एजुकेशन, ये तो होना चाहिए, बाकी सब देख लेते हैं। एजुकेशनल नॉलेज ये नहीं है, कौन सा एजुकेशनल नॉलेज? नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू साइकोलॉजी, एजुकेशन को अप्लाई नहीं करना है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी को अप्लाई करना है एजुकेशन में। नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाइड इन ह्यूमन बिहेवियर, ये भी नहीं है, किसको अप्लाई करना है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को, साइकोलॉजिकल टेक्निक को अप्लाई करना है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यही तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पहला हो जाएगा राइट आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज बेस्ट अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे हम अंडरस्टूड करेंगे एजुकेशन और साइकोलॉजी के रिलेशंस को? तो ये रिलेशन के बारे में पूछ रहा है, रिलेशन हमको निकालना है। डिपेंडेंट है, खुद डिपेंडेंट है, नहीं है। इंटरेक्शंस होता रहता है, इंटरेक्शंस तो होता है, लेकिन ये भी रिलेशंस को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इंडिपेंडेंट है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको देखो इंटर डिपेंडेंस, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, साइकोलॉजी एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि साइकोलॉजी किसकी स्टडी करता है भाई? बिहेवियर की स्टडी करता है, और एजुकेशन का काम क्या है? बिहेवियर को मोल्ड करना, सेव करना भाई, चेंज करना। ये किसका काम है? एजुकेशन का काम है। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को क्या बेस्ट डिफाइन कर रहा है? ओके, ये 2018 का क्वेश्चन है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। जो हमने गाड़ी स्टार्ट किया था, सोल से स्टार्ट किया था, माइंड तक आया, कॉन्शियसनेस तक आया, लास्ट में कहाँ गाड़ी अटका? वो बिहेवियर में अटका। तो ये होगा राइट। बाकी को भी देख लेते हैं। बॉडी और माइंड का साइंस हो गया साइकोलॉजी, ये नहीं है, ये बहुत ही ओल्ड है।
बॉडी और सोल का बहुत ही ओल्ड है, माइंड और सोल का बहुत ही ओल्ड है, ये लेटेस्ट है, ये बेटर एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, फिर 2018 में क्वेश्चंस आया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स, किसके तरफ ओरिएंटेड है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सिर्फ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना ये नहीं है, लेकिन इसको देखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, टेक्निक्स है, उसको हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यूज कर रहे हैं, बिहेवियर को सेव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया राइट आंसर्स। लेकिन बाकी भी थोड़ा देख लेते, सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये भी नहीं है। ओके, तो ये होगा राइट आंसर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर, नॉट को अच्छे से याद करो, नॉट कंसीडर एज ए स्कूल ऑफ थॉट्स, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है? बायोलॉजिकल तो होता है, बायोलॉजिकल होता है, क्योंकि हम यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जहाँ पर ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सारे पढ़े जाते हैं। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स तो है, जो कि वाटसन ने दिया है। कॉग्निटिव भी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी है यहाँ पर, जहाँ पर मेंटल फंक्शंस की बात किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की बात किया जाता है, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये सारे यहाँ पर बात किया जाता है। लेकिन ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट्स पूछा है। हालांकि आप साइकोलॉजी में पर्सनालिटी पढ़ते हो, इंटेलिजेंस पढ़ते हो, ये सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन ये स्कूल नहीं है भाई, ये यूनिट हो सकता है, लेकिन ये स्कूल नहीं है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर्स। तो इतना ही एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो जब एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव वे में साइकोलॉजी का भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और बहुत ही रिगरस वे में हम डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यू। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।